यह सरकार के संज्ञान में कब आया? आपने 90 केस करीब दर्ज किए। मैंने पूरे केस की स्टडी की है और मैं ऐसे ऐसे तथ्य से आपको अवगत कराऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कल्पना नहीं कर सकते, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, कि जो सरकार को, जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो सरकार व्यवस्था के तहत चलने की आवश्यकता है, वह 5 साल तक इस सरकार ने, जो पूर्व सरकार थी, गिरोहबंदी के साथ योजनाबद्ध तरीके से नए नए आयाम खोज करके इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को ठगने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया। आपने 90 केस दर्ज किए। 90 केस में से आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? मैंने कार्रवाई जो पढ़ी है, आपने सट्टा एक्ट के तहत कह दिया कि उनके खिलाफ जो धारा लगी थी वह थाने में अवेलेबल थी, इसलिए बेल दे दिया। जिनके बयान हुए, उन बयान के आधार पर करोड़ों का ट्रांजैक्शन बैंक से हुआ। क्या किन किन अधिकारी, बैंक के कर्मचारी या सरकार में संज्ञान में लेकर के क्या काम किया? यह एक स्पेसिफिक प्रश्न मेरा है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न सचमुच बहुत लाजमी है और उनकी चिंता भी वाजिब है। इस पूरे विषय पर जो उनकी विशेष चिंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से, जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था, उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा ऐप के जरिए इसमें फंस करके अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया। मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस विषय पर कुल 90 एफआईआर हुए हैं। सन 2022 से इस पर एफआईआर हो रहे हैं। रायपुर में 36 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, दुर्ग में 23 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, बिलासपुर में 2 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जांजगीर में 2 प्रकरण पंजीबद्ध हैं और सूरजपुर में भी 4 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। माननीय महोदय, इस विषय पर महादेव ऐप के संबंध में ही विशेष रूप से 67 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जिसमें 54 पर चालान पुटअप हो गया है। साथ ही साथ अन्य जो ऐप हैं उनके संदर्भ में भी एफआईआर हुए हैं और उस पर काम चल रहा है। दुबई के संदर्भ में माननीय सदस्य महोदय ने जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है और तो पूरा भारत ही जानता है इस विषय को कि दुबई में हमारे ही छत्तीसगढ़ के कुछ लोग हैं, उन्होंने ही इसको संचालित कर रखा है। तो सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही हुई है, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है, रेड कॉर्नर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है, प्रत्यर्पण की कार्यवाही चल रही है। बैंक अकाउंट भी 507 हमारे यहाँ, आपको मैं बताना चाहूँगा कि रायपुर में बैंक अकाउंट फ्रीज होने की प्रक्रिया में है। उसमें से 221 फ्रीज हुए हैं और उसमें 1,16,71,696 ये राशि भी फ्रीज हुई है। इसके अलावा और विभिन्न स्थानों पर, जैसे दुर्ग में 436 बैंक अकाउंट, सूरजपुर में 38 बैंक अकाउंट, जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट, इनके भी फ्रीज होने की प्रक्रिया जारी है। इस विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय कार्यवाहियां भी हुई हैं। कुछ जो सरकारी महकमे के लोग थे उन पर जो बात आई थी उनके बारे में स्पष्ट जानकारी मिली थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच के बाद जब उनको जेल में भेजा गया था, विभाग के संदर्भ में, विभाग के ध्यान में जब ये विषय आया था तो उनको सस्पेंड किया गया है, बर्खास्त किया गया है। 2 अब भी जेल में हैं, ये किया गया है। और विशेष रूप से जो चर्चा का विषय है, विभिन्न चर्चा का विषय है जिसके संदर्भ में माननीय सदस्य कह रहे थे, उसके संदर्भ में भी जैसे ही ये विषय आधिकारिक तौर पर या प्रामाणिकता के साथ सरकार के विभाग के संज्ञान में आएगा, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ। वह भी युवा मोर्चा से हैं, मैं भी युवा मोर्चा से हूँ।
जो आग उनके दिल में है वो आग मेरे दिल में है। और मैं बिल्कुल उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये पीर भी पर्वत सी हो गई है और इसको निसंदेह पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से भी माने कोई गंगा निकलनी चाहिए। 100% जैसे ही विषय सामने आएगा, 1 घंटा नहीं लगेगा विष्णुदेव सरकार को इस पर फैसला लेने में, 1 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। महादेव और गंगा का बहुत संबंध है। गंगा जो निकली है महादेव की जटा से ही निकली है। महादेव ऐप का जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा की याद किए हो। मंत्री जी कुछ प्रश्न करना चाहें? माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं आपसे समझ चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने एक सामान्य रूटीन में सरकारी प्रश्न का सरकारी उत्तर दे दिया। मैं स्पेसिफिक पूछा कि ये महादेव ऐप के ऊपर 90 केस आपने दर्ज किए, उसमें बयान भी हुए। एक बयान मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं आपके थाने का, जिसके अंदर महादेव ऐप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया। उसका नाम है रविकांत। उसने एक बयान में कहा कि फलाने फलाने में बेरोजगार था, मैं घूम रहा था, मेरा कहीं कुछ नहीं था। मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल भाई तेरा अकाउंट खुला देता हूं। मैं उसके साथ चला गया, मैंने बैंक में अकाउंट खुला लिया। मेरे बैंक के अकाउंट में मेरा कोई पैसा कभी था ही नहीं, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। मैं बंद करने गया तो मेरे को धमकाया। जब पुलिस वाले पकड़े, बातचीत आई तो मैं वहाँ गया कोर्ट में। जब मैं बैंक में गया तो फलाने फलाने का नाम लिया उसने। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा अकाउंट नहीं है, मेरे अकाउंट में कैसे लेन देन हो जा रही है। उसके बाद में भी वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एक नहीं है, ऐसे हजारों प्रकरण हैं। क्या किसी बैंक में अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की लेन देन होती है, सामान्य सब लोग जानते हैं। बैंक वाला पूछता है कि आपके अकाउंट में पैसा लूं कि नहीं लूं, ये आपका पैसा है कि नहीं है। अगर वो करोड़ों की लेन देन हुई और आपके संज्ञान में आए और पुलिस वाले जा करके बैंक में पूछते हैं, तो फिर संज्ञान में आने का विषय कहां बसता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब शासन के संज्ञान में आ गया, पुलिस विभाग के संज्ञान में आ गया, आपने एफआईआर दर्ज कर दी और बैंक में जाकर के आप पूछताछ कर रहे हैं, वो बैंक वाले को, बैंक वाला धमका रहा है उसको वहीं पुलिस वालों के सामने। अब प्रश्न में आ जाइए। अब मूल प्रश्न पे आई गया अध्यक्ष महोदय, यही तो मेरा पूछना है। आप कह रहे हैं कि अगर संज्ञान में नहीं है तो वो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बैंक में गया? फिर आगे प्रश्न हो रहे हैं छोटे छोटे। जो प्रावधान उपलब्ध थे सार्वजनिक द्वीप अधिनियम 1867 के, उसके अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के लिए, बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था। कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें 1 साल से 7 साल तक की सजा है, 10 लाख तक का जुर्माना है। उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है। मैंने बताया कि 54 चालान पुटअप हो गए। किसी के बयान के आधार पर किसी को फांसी नहीं चढ़ाई जा सकती, परंतु इस आधार पर जांच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है। मैं फिर से आपसे ये कहना चाहता हूं माननीय सदस्य महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ इस पूरे विषय का जांच किया जाएगा। कोई दल, कोई और समाज, किसी की भी परवाह किए बिना जो गुनहगार हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। निर्धारित जैसे ही होता है ये विषय, प्रामाणिकता के साथ कोई बात सामने आती है, मैं फिर से कहता हूं माननीय विष्णुदेव जी की सरकार है, 1 घंटे के अंदर कार्यवाही होगी। चलिए, कोई और छोटा प्रश्न? देखिए, ये बहुत प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपसे आप महत्वपूर्ण प्रश्न में मैं आपसे 12 मिनट अकेले निवेदन करता हूं इस प्रदेश की जनता की एक छोटा प्रश्न और कर लें। ये ना छोटा, आपने जो उत्तर दिया सरकार सामान्य प्रश्न पूछा, आपने कहा पहले संज्ञान में नहीं आया। जब संज्ञान में नहीं आया तो बयान कैसे हुआ? सीधा सीधा प्रश्न। जब सरकार के संज्ञान में नहीं है तो फिर पुलिस अधिकारी जाकर कोर्ट में, बैंक को बयान कैसे हो रही है, क्यों चीज? दूसरा, कितने करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन उनके माध्यम से बैंकों से हुआ, जरा यह स्पष्ट कर दे, फिर आगा प्रश्न मैं पूछूंगा अध्यक्ष जी। बस, धन्यवाद। लीजिए।
एक जो विषय अभी सामने है, जिसकी जानकारी हाथ में है, मैं आपको ज़रूर उपलब्ध कराता हूं कि 507 अकाउंट जो रायपुर के फ्रीज होने वाले थे, इनमें से 221 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यहां तक हम पहुंचे हैं, पता लगा है। थर्ड पार्टी को भी इसमें एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक अकाउंट को खंगाल कर ये जान पाए कि ये राशि इन खातों के माध्यम से कहाँ जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजैक्शन उसका कहाँ होता था, ये राशि कैसे दुबई तक पहुँच जाती थी। इस पूरी की जाँच करवाई जा रही है। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि संज्ञान का अर्थ यही है, जो बात बयान में आई है वो बात कोर्ट के सामने रखी गई है। अभी कोर्ट को भी फैसला करना होगा, कोर्ट का कोई फैसला आ जाए उस पर बात कर लेंगे। मैं आपसे और एक बात बताना चाहता हूं कि विभाग ने तो आगे बढ़ करके लोगों की फरारी होने का आवेदन कोर्ट में दिया हुआ है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उनके संपत्ति के चिन्हांकन की बात प्रारंभ हुई है, उनके संपत्ति को चिन्हांकित करके कुर्क करने की बात हम सामने लेकर आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि बड़ा चर्चित था पूरे छत्तीसगढ़ में कि नागपुर से एक चार्टर्ड प्लेन दुबई तक गया है। उन सारे बारातियों की सूची भी ले रही है हमारा विभाग, और सरकार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारी सूची हाथ पे आने के बाद सब पर जांच होगा, सब पर जांच कराई जाएगी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप गृह मंत्री की, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री का विभाग है, उनकी किसी भी बात के ऊपर मेरे को तो पूरा 100% विश्वास है। लेकिन जो नुमाइंदे लोग बैठे हैं, जो पूरे कागज के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उन्हीं के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर है। क्या एक एसआई ने बयान दिया ईडी को, चंद्रभूषण वर्मा, उसने किन किन के नामों का उल्लेख किया और उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? चलिए। स्पेसिफिक प्रश्न। ठीक। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, वो बयान जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिया है और जो कोर्ट में, रायपुर के कोर्ट में जमा है, उस बयान का इसकी कोई अधिकृत जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा शासन को नहीं दिया गया है। ये जानकारी आने के बाद, अधिकृत जानकारी आने के बाद, प्रमाणिकता उसमें है तो तुरंत कार्यवाही की जाएगी। मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूं आपसे। फिर मैं आपके संज्ञान में ले आता हूं, विभाग फिर आपको गुमराह कर रहा है। 3 जनवरी को शासन को पत्र आ चुका, 30 तारीख को फिर रिमाइंडर आ चुका। 3 जनवरी, अगर तारीख नहीं है तो तारीख बता देता हूं। ईडी के द्वारा शासन को भेजा गया, जब कोई संज्ञान में नहीं लिया, उत्तर नहीं दिया, तो 30 तारीख को फिर वापस रिमाइंड आया। अगर उसका बयान पूरे सुर्खियों में समाचार पत्र से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के आम जनता के बीच में चल रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, एक छोटा सा उदाहरण, विभाग की गंभीरता। कल मेरा एक प्रश्न था और प्रश्न लग नहीं पाया। पीडब्ल्यूडी के खिलाफ में एक प्रश्न, मेरी एक शिकायत की किसी ने, फर्जी शिकायत, और उस समय भी मैंने जनता से कहा कि इसकी जांच कोई रिटायर्ड जज से करा लो। तत्काल मुख्यमंत्री ने लिखा, तत्कालीन समाज के उस समय के मुख्यमंत्री, एफआईआर दर्ज की जाए, और ईओडब्ल्यू को केस गया, जिसके कोई तथ्य नहीं है, जिसकी कोई जानकारी नहीं है। एक आदमी ने आवेदन दिया और ईओडब्ल्यू इतना सक्रिय हो गया और तत्काल उसकी विवेचना के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आ गया। चलिए मूल विषय में आइए। तो मूल विषय यही है अध्यक्ष महोदय कि अगर 3 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आने के बाद में भी किन अधिकारियों को बचाने का काम हो रहा है, इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। इसके जो उस समय के तार थे, उसके अंदर नाम है, किसी को 30 लाख रुपया महीना, किसी को 50 लाख रुपया महीना, किसी को 1 करोड़ रुपया महीना। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे समाचार पत्र से और सुर्खियों में छपा है। तो क्या सरकार स्वयं विवेचना के रूप में, क्या संज्ञान में लेकर के, क्या इसकी जांच नहीं कर सकती? आज तक ईओडब्ल्यू ने इसके ऊपर जांच क्यों नहीं की? क्या यह सरकार इस केस को सीबीआई को देगी? क्योंकि इसके दार उद्देश्य तक जुड़े हुए हैं अध्यक्ष महोदय, और ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, यह मेरा आग्रह है। ठीक, धन्यवाद। सामान्य प्रशासन विभाग से इस विषय पर पूरी जानकारी ली गई थी।
अंतिम जो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है वो 5 फरवरी की है कि इस विषय पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कोई अधिकृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई। चलिए सेन जी, ठीक। नहीं अध्यक्ष, 17 में 18 मिनट हो आपसे गए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्रदेश का सबसे बड़ा स्कैंडल केस का मामला है। अन्य विषय और आएंगे। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, सब पर आप लीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं आपके पास एक गलत जानकारी है। मैं आप कहेंगे तो मैं सदन के पटल पे रख दूंगा। चलिए रख दीजिए कि जिस तारीख को ये गया है 3 तारीख को कोर्ट के अंदर जिस वकील ने इस बात को वहां पर मैसेज किया वो भी जानकारी है। आप मंत्री जी को दे देंगे। विभाग मैं तो ये दस्तावेज दे दूं, आप कहें तो अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार 2 साल से इसके खिलाफ में लड़ता रहा हूं। ठीक, मैं पूरे के पूरे कौन कौन संचालन करता, किस किस की गैंग के रूप में, किसने किसकी से कितने रुपए लिए दिए, कहां कहां किसके साथ विवेचना हुई, किस दिन किस थाने के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर होने के बाद में अभी तक एक भी एफआईआर तो हुई अध्यक्ष महोदय, विवेचना भी हुई, लेकिन एक भी बड़ी मछली पकड़ में नहीं। चलिए कोई जानकारी हो तो उपलब्ध करा देंगे। सेन जी, आप एक छोटा प्रश्न कर लीजिए, आप उपलब्ध करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, इसकी जांच की घोषणा करें। चलिए, कुछ घोषणा करना है तो बताइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोई मछली भी नहीं मगरमच्छ भी हो तो भी पकड़े जाएंगे। आप निश्चित बस हैं उस बस, बारे बहुत में। बढ़िया। चलिए, मैं आपसे ये कहता हूँ ठीक ठीक, कि अब तक की जो स्थिति है वो यही है। आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है वो ले अवश्य उपलब्ध कराएं ले आप। लीजिए। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जांच में वो अंतिम स्थिति में है, और इस स्थिति में फिर एक नई एजेंसी से जांच कराना, उसकी प्रतीक्षा हम कर लें। अध्यक्ष महोदय, एक बार हम देख लेते हैं क्या स्थिति अध्यक्ष आती है। ऐसा नहीं है, मेरा आग्रह फिर इस पर है। अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे जांच की आवश्यकता नहीं, वही तो अधिकारी वहां बैठे हैं जिनके ऊपर आरोप है। जांच करेगा कौन? सैया भाई कोतवाल को डर किसका? जिनके खिलाफ में आरोप पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का ठेका लेकर के बैठे, वही लोग वहां जाकर पीएस क्यों बैठे? ठीक राजेश जी, बहुत मेरा बढ़िया। आग्रह सर, जांच होना चाहिए। आप जो भी जांच करें, विधायक दल से करें, जिससे भी करें, इस प्रदेश में एक नजीर बनना चाहिए कि गिरोह बनकर के जनता को लूटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए। यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। सेन कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी पे प्रश्न ले, एक मिनट, इसके बाद ले लूंगा आपको। इस पे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। इसी में ले लूंगा, इसके बाद सेन के बाद आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आदरणीय मुनत जी, माननीय सदस्य जी ने अपनी चिंता व्यक्त की। भिलाई को खेलधानी और शिक्षाधानी के रूप में जाना जाता था, अब ये महादेव ऐप के रूप में जाना जा रहा है। मेरा मूल प्रश्न यही है माननीय अध्यक्ष महोदय कि युवाओं की चिंता इन्होंने की। मेरे विधानसभा से 20,000 से अधिक युवा इसमें लिप्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिनकी दुर्ग जिले में पिछले 5 वर्षों में लगातार पोस्टिंग हुई है, पुलिस प्रशासन के लोगों के पास खुद के पास आईडी है, लोगों के पास, अधिकारियों के पास है, राजनीतिक दल के अलग अलग नेताओं के पास आईडी है, लेकिन आज तक सिर्फ 90 युवाओं को जो है अरेस्ट किया गया, वो भी मुचलके पे थाने से छोड़ दिया गया। इस पर सही रूप से किसी भी प्रकार की आज तक कार्रवाई नहीं हुई, और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय जो भी थे उनका भी संरक्षण साफ था, ये भी हमको देखने को मिला था। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, महादेव ऐप को लेके विशेष रूप से जांच करने की आवश्यकता है। जिन बारातियों के विषय पे माननीय गृह मंत्रियों ने कहा कि जो बाराती गए थे उनकी लिस्टिंग होगी, वो बाराती की लिस्टिंग लगातार नेशनल न्यूज पे दिया जा रहा है, और भिलाई में खुलेआम घूम रहे हैं। उन बारातियों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसे एडिशनल एसपी जो उस जिले में पोस्टिंग होकर, ऐसे एसपी, ऐसे आईजी जिन्होंने 5 साल खुद आईडी लेके लगातार महादेव आईडी का ऐप का संचालन किया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से
कि इस पे क्या कार्रवाई होगी, चलिए, क्योंकि ठीक। अभी तक छोटे लोगों पे कार्रवाई की गई है। धन्यवाद। एक हाँ, इसके बाद आप माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। कानून का राज होना चाहिए और कानून की नज़र में कोई छोटा या बड़ा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वैसे गिरफ्तारी के संदर्भ में उनके आंकड़े को मैं दुरुस्त करूं कि ये 482 लोगों की गिरफ्तारियां आज तक हुई हैं इस विषय पर। दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर्भ में चर्चा है, ईडी के चालान के संदर्भ में ले लें या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विषयों को लेकर के जो बात चल रही है, प्रामाणिकता की बात है। एक बार प्रमाणित होने के बाद माननीय सदस्यों को इस विषय पर कार्यवाहियां होती दिखेंगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। राम जी। अध्यक्ष महोदय, ये बात सच है कि महादेव सट्टा ऐप सरकार के संरक्षण के बगैर छत्तीसगढ़ में फल फूल नहीं सकता था। बाकी तो तकनीकी पक्ष आप बता रहे हैं, आप पूछ रहे हैं। मैं तो आपसे एक ही मांग करना चाहता हूं गृह मंत्री जी, आप स्टेट प्लेन ले लीजिए शनिवार को और चले जाइए उत्तर प्रदेश और योगी बाबा से पूछ के आ जाओ, ये बुलडोजर जो खड़ा है ना, जो इसमें फंसे हैं 10-5 का बुलडोजर में गिरवाओ, तब थोड़ा खौफ पैदा होगा। ये कितना कायदा कानून में आप चलोगे? यहाँ तो बड़े बड़े वकील आ जाते हैं, वो क्या क्या मलानी है और क्या क्या इंग्लिश इब्बल सिब्बल सब आ जाते हैं। आप कहाँ पुरोगे 1-1 करोड़ फीस वालों के सामने में? बुलडोजर को मारो, ड्राइवर को कुछ खिलाओ पिलाओ, भेज दो, तोड़ ताड़ के आ जाए, तब थोड़ा खौफ पैदा होगा। चलिए, बहुत अच्छा। खौफ का नाम पुलिस है, डर श्रीमती पैदा करिए, संगीता डर सिन्हा। अपराधियों में। चलिए, के घर में पुलिस नहीं खड़ी होती है। धन्यवाद। और ये 300 जो पकड़ाए हैं माननीय उसमें 10-5 को उड़वा दो आप। महादेव सट्टा पूछ रहे थे। नहीं, मैं एक पूछ लेता हूँ। उमेश पटेल जी के स्थान पे पूछ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2। मैं माननीय अध्यक्ष आपका महोदय, नंबर बाद में आएगा। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, किसमें पूछ रहे हैं? महादेव पे? मैं महादेव सट्टा में। एक मिनट रुक माननीय हमारे सदस्य राजेश मुणत जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, पूरे प्रदेश में लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हुए हैं और उनको जो सह देने वाले हैं आज भी मस्त यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन जो विवेचना जो आई, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हुई नहीं, और वास्तविक में ये कार्रवाई नहीं होगी तो ये सट्टा चलते रहेंगे, ऐप चलते रहेंगे। आज आपका और भी प्रश्न इससे है। बाकी लोग छोटे लोग को पकड़ना और आसान इसलिए होता इसमें है। कार्रवाई होनी चलिए, चाहिए, ठीक। कार्रवाई हो नहीं रही माननीय अध्यक्ष महोदय। संक्षिप्त करिए। इसलिए छोटों को उसमें पकड़ना जांच आसान होनी होता है। चाहिए और कोई ना कोई अध्यक्ष जी, जांच की ठीक, घोषणा ठीक। आज को प्रतिपक्ष करनी बहुत चाहिए। शांत है। ये बहुत अध्यक्ष जी, गंभीर आज मामला प्रतिपक्ष है। बहुत शांत और है। संविधान से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है। उसके साथ में खिलवाड़ आज किया गया है। प्रतिपक्ष बहुत उनके शांत है, भविष्य को अध्यक्ष जी। चौपट क्या किया बात गया है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया है उसमें। एक भी राष्ट्रपति आज के तहत इतने कार्रवाई गंभीर बस विषय पांच पर लोगों का प्रतिपक्ष नहीं है, बहुत करोड़ों शांत लोगों है। का हाल में मामला है। चर्चा से और जानना ऐसे बहुत जरूरी है। लोगों को भविष्य चौपट करने का काम किया गया है। इसलिए माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि उनके भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घूम रहे हैं, ऐसे लोगों पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे चलिए। और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भविष्य युवाओं का ठीक नहीं होगा। इसलिए इस पर तत्काल कार्रवाई की घोषणा करनी चाहिए। संगीता सिन्हा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री, महोदय एक जी। मिनट संगीता, माननीय मंत्री जी का जो बयान आया मुझे अपर्याप्त लगता है। उसमें ये विषय जितना गंभीर है, कोई कमिटमेंट सरकार की ओर से आना चाहिए कि इसको हम समयबद्ध ढंग से इतने दिन में निराकृत करेंगे करके। चलिए, ये ठीक। बड़ा ज्वलंत विषय है। मैं और माननीय सबसे मंत्री बड़ा जी विषय से ये है ये आग्रह कि जो करूंगा 5 साल जो पोस्टिंग हुई है वहां पे जितने भी अधिकारियों की उनकी छोटे जांच छोटे की लोग ही जाए, इसमें गिरफ्त अध्यक्ष जी। में जांच की जाए। चलिए। अध्यक्ष जी, 5 साल दुर्ग जिले में जितनी बस भी बस पोस्टिंग हुई है इसमें उसकी जांच किया जाए। 26 मिनट हो गए। चलिए, आदरणीय अगला अध्यक्ष प्रश्न महोदय आने जी, दीजिए। आप 26 मिनट हो गए, बिल्कुल सहमत हूं आपसे। लेकिन पहले भी निर्णय आग्रह नहीं किया। निकल पाया है। निर्णय तो कुछ नहीं, वो उत्तर वही है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश का सबसे आप बड़ा इतना घोषणा स्कैंडल, कर दीजिए कि 5 साल सबसे जितनी बड़ा पोस्टिंग स्कैंडल हुई जो है विदेश उन और अधिकारियों गृह की मंत्री जांच तक- होगी। केंद्रीय गृह मंत्री तक इस पे चिंता व्यक्त कर चुके हैं माननीय अध्यक्ष जी, और हम लोग लगातार ये विषय इतना ही है कि उसमें जो भी है समयबद्ध घोषणा करें कि हाँ उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है अध्यक्ष जी। अपनी वैशाली सरकार नगर में- मंत्री आप घोषणा करें ना। आदरणीय सरकार वैशाली वैसे नगर भी में कार्रवाई पान ठेला जाना चलाने जाता वाला है। युवा माननीय अल्फा अध्यक्ष जी, क्या को फर्क
फाइनेंस का हुआ है, आई5 अवार्ड पर फाइनेंस का हुआ है। चलिए दूसरे प्रश्न में आ जाइए। अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आपने कहा कि महादेव की जटा से ही गंगा निकली है, हाँ जी, तो निकल तो नहीं रही गंगा, कहीं रुक गई है नहीं, अध्यक्ष महोदय? कम से कम इस मंदिर से अच्छा संदेश चला जाए, इस मंदिर से अच्छा संदेश चला जाए, कार्रवाई होना चाहिए, इस मंदिर से ठीक है, अच्छा ठीक है। संदेश जाना चाहिए। ठीक है, जवाब देने खड़े हो गए मंत्री जी खड़े हैं भाई। महादेव ऐप को लेकर हमारी सरकार को बड़ा रवैया अपनाना पड़ेगा। 5 साल जो दूर पे पोस्टिंग थी जिनकी भी अधिकारियों की, उनकी जांच होनी चाहिए। चलिए मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन कुछ। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जांच केंद्र की एजेंसी कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है, Correct. और उनका जांच अंतिम स्थिति में है, वो चालान पुटअप कर चुके हैं। ठीक। अरे आप प्रतीक्षा कर अध्यक्ष लें, जी, एक बार मिनट, उस चालान एक को मिनट। देख लें, माननीय- जो आप चाहते एक हैं वो मिनट, चालान एक में है। एक मिनट, माननीय उपगृह मंत्री जी, 164 के बयान के तहत ईडी का बयान अपने आप में कोर्ट में दिया हुआ बयान माना जाता है। अगर नहीं है तो विभाग क्लियर कर लें। धारा 164 के तहत जो बयान दिया गया है चंद्रभूषण ने, और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जयललिता जी के उसमें आया है कि इसके अंदर वह पार्टी नहीं बन सकते और उनको 15 दिन में इस पर फैसला करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हो चुका है। जब इतना सब कुछ साक्ष्य होने के बाद में भी आप किनको बचाना चाहते हैं? किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है, ध्यान रखना। ये सिर्फ कुर्सी के सलाम करने वाले हैं। जिन जिन को आप बचाना चाह रहे हो वो किसी के नहीं है। वही अपने ऊपर डंडा चलाए हैं, वही आंसू गैस फेंके हैं, वही फर्जी केस बनाए हैं और वही आपको लिख करके दे रहे हैं। कुछ नहीं होना है, महादेव की जटा से गंगा निकलनी चाहिए। और आपने कहा ये दर्द मेरा नहीं है, दर्द आपका भी है, इस पे कोई न कोई फैसला होना चाहिए। ये उम्मीद है चलिए। आपसे। मोड़त जी, जेन ताप दी तिन जरबे करी चिंता जान करा। चलिए 2 महीना नहीं, इस पे मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। संगीता जी माननीय आगे अध्यक्ष जी, आगे बढ़ मंत्री जी गए, कुछ कह रहे हैं। आगे बढ़ गए। माननीय अध्यक्ष आदरणीय जी अध्यक्ष महोदय प्लीज, जी। माननीय अध्यक्ष जी प्लीज एक निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी कुछ कह रहे हैं मंत्री महोदय। आदरणीय माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अरे हमारा टाइम समय का हमने समझिए, हम अपने क्वेश्चन एक मिनट बैठिए, नीरज जी बैठिए, बैठिए एक मिनट, बैठिए। चलिए माननीय दो अध्यक्ष महोदय, आखिरी लाइन बोल मैं लीजिए। सबके संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं कि ईडी के प्रेस नोट जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वेबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम हैं और उनके लिए अधिकृत जानकारी हमको ईडी उपलब्ध करा दे, ये इसके लिए हमने प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी। आप थोड़ी प्रतीक्षा कर लें, हाँ, वो होगा ठीक। जो आपके मन में है। चलिए आप घोषणा कर संगीता दें जी, कितने दिन में? ये घोषणा कर दो महीने भर में, 2 महीने वो में। बस राजेश जी हो गए। चलिए संगीता जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नहीं जोड़ा गया। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी से, कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सूची में छूट गया था, जिनको मकान दिलाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था, तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी उत्तर में आया है कि आवास योजना को, मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ेंगे तो उन परिवारों का क्या होगा जो परिवारों को एक किश्त मिला है। और एक दूसरा प्रश्न एक और है अध्यक्ष महोदय जी, उत्तर आया है वर्तमान में आवास प्लस के नामित हितग्राहियों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो मैं अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर निर्णय लिया गया है तो ये निर्णय कब तक प्रभावशाली होगा और कब से लागू होगा? कुछ मापदंड होगा या बदलाव हुआ, वो भी आप बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही मार्मिक प्रश्न है
और माननीय सदस्य के इस चिंता का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसा ही मार्मिक प्रश्न एक बार पूर्ववर्ती सरकार के माननीय मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी के हृदय में भी उठा था, जब 8 लाख आवास के लिए उन्होंने बार बार प्रयास किए, परंतु वो आवास नहीं मिल पाया था और नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने उस पद से त्याग भी पद से को छोड़ भी दिया था, विभाग उन्होंने छोड़ दिया था। आज फिर से ये विषय है प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में। विष्णुदेव जी की पालनहारी सरकार है और उस सरकार का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है। 18 लाख आवास गरीबों को दिए गए हैं। मैं आपको इस विषय पर भी बताता हूँ, इस विषय पर भी कह रहा हूँ माननीय सदस्य महोदय। इसमें माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सर्वे कराया गया था 2011 की सूची और 2016 की सूची, इन दो सूचियों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है। एक अलग से सर्वे राज्य की सरकार ने कराया, उनके अपने अलग पैमाने थे, उनका अपना अलग डाटाबेस था। अब ये कैसे हो सकता है कि वो सर्वे में, वो जो राज्य सरकार का सर्वे है उसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास दे दिया जाए? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 2011 का सर्वे चल रहा है और उसके बाद सर्वे हुआ ही नहीं है। केंद्र सरकार ने सर्वे कराया ही नहीं है। 12 से 13 साल हो गए। उसके बाद पूर्ववर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको दिया, और मैं फोटोग्राफ भी दिखा दूंगी अध्यक्ष महोदय जी। इसमें वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पहला राशि जो मिला है उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं। तो उन परिवारों, उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो शुरुआत कर चुके हैं? आपने इसमें कहा कि उसको नहीं जोड़ा जाएगा, तो अगर नहीं जोड़ेंगे तो इतने लाखों करोड़ों परिवार हैं, उनका क्या होगा? वो गरीब लोग हैं जिनको छाया नहीं है अध्यक्ष महोदय जी। बारिश में उन लोग 3-4 परिवार एक साथ रहते हैं। जो लोग आवास को रोकते थे अब आवास की चिंता कर रहे हैं। लाखों करोड़ों परिवार की बात नहीं है भाई, ये आपके जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पिछला कराया गया सर्वे है उसके आधार पर जो आवास दिया जाना है वो लगभग 47,000 आवास है। 47,000 आवास। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं इसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में ही घोषणा कर दी है कि जिनको पहला किस्त मुख्यमंत्री आवास के संदर्भ में दिया गया है उनके आवास के पूरे किस्त उनको दिए जाएंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये निर्णय विष्णुदेव सरकार का पहले ही हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय मैं आपसे कहना चाहता हूं, दूसरा विषय में मेरी बात होने दे एक बार। दूसरा विषय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आवास के संदर्भ में सर्वे 2011 में जो SECC डाटा हुआ का सर्वे हुआ था वो सर्वे, उसके बाद एक और वो 2016 का सर्वे कहलाता है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास प्लस मिलता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि पूरे देश में आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सर्वे कहीं पे नहीं हुआ है। दो सर्वे हैं भाई, पहले पता कर लीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूं तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। 2016 में ये सर्वे आया है जिसके आधार पर अनुपूरक सूची में हुआ है। 2011 में सर्वे हुआ है, उसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है। मेरी बात सुन ले एक मिनट। आवास प्लस पूरे देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में नहीं दिया जा सका, अन्यथा पूरे देश में भी आवास प्लस दिया गया है। और इसके कारण विष्णुदेव जी की सरकार ने यह निर्णय किया है कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको, दूसरा आवास प्लस के जितने लोग बचे हैं उनको, इसके साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री आवास के नाम से आपने दिया था 47,000 लोगों को उनको, और जिनको एक किस्त देकर के आपने रोक दिया था उनको, इन सारे लोगों को आवास दिया जाएगा। इनके पूरी किस्त दी जाएगी। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो 18 लाख आपने घोषणा किया है उसको क्या उसी में जोड़ा जाएगा? जो आपने घोषणा किया है अभी नया, क्या उसको पुराने में जोड़ा जाएगा? हाँ बिल्कुल, आपसे कह रहा हूँ आपसे नहीं, नया जुड़ेगा कि नया आप देंगे 18 लाख की उसी में जोड़ेंगे आप? अध्यक्ष महोदय, ये हम देंगे का अर्थ नहीं होता है भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हम अगर गांव में जाते हैं, पिछले बार जब आप यहाँ बैठे थे उस समय आप कितना आवास के लिए चिल्लाए। जब आपको मौका दिया है सर, जनता ने आपको मौका दिया है, तो आप उनके साथ, जनता के साथ धोखाधड़ी मत कीजिए। आप उनको आवाज दिलाइए जिनको जरूरत है, जो अभी सही। आप एक छत के नीचे 3-4 परिवार रहते हैं, इतना बता दीजिए 18 लाख आवास कब तक दे रहे हैं? का
चलिए। घोषणा कीजिए जो मुख्यमंत्री आवास वो योजना है उसको प्रधानमंत्री से जोड़ने का संगीता जी आप बता आदेश रहे कीजिए। सुन लीजिए आप उनसे। आप सुनिए जरा मेरी बात भाई। इस विषय पर ऐसा है, ये जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार, जिनका 0 कमरे का मकान इस तरह का सर्वे में डाटा आया है, उनको पहला किस्त दिया जा चुका है। मैं फिर से कहता हूं, उदार है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और उन्होंने इस बात का निर्णय कर दिया है कि इनको पूरे किस्त दिए जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। मोले जी, कुन्नूलाल मोले जी, अध्यक्ष महोदय हो गया, जो प्रश्न 3 हो पुराना गया। जो पेंडिंग है इनको एक एक किस्त मिला है उनको दिया जाएगा। बता दिया ना, बता दिया। जी जी बोलिए। धन्यवाद मोले जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 के सर्वे लिस्ट 2016 के माननीय मंत्री जी ने कहा, और आवास प्लस बोला, वो टोटल कितने होते हैं माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। उसके बाद जो गरीब हैं सही में उनके पास बेघर हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या आप आवास देने की योजना बना रहे हैं कि बना चुके हैं, ये बताने का। आवास, प्रधानमंत्री आवास दिया जाना या राज्य की सरकार के द्वारा प्रवर्तित वो इस योजना के अंतर्गत आवास दिया जाना, ये सूची के आधार पर ही होता है। जो सूचियां अभी उपलब्ध हैं, 2011 की सूची है, 2016 की सूची है, और राज्य सरकार के एक सर्वे हुआ था उसके आधार की सूची है। इन तीनों की सूची के आधार पर आवास दिया जा रहा है। टोटल 18 लाख से अधिक है। प्रमोद जी चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में थोड़ी सी जानना चाहूँगा। अभी उन्होंने जवाब दिया कि जो मुख्यमंत्री आवास की जो योजना है उसको भी चालू रखा जाएगा, उसमें भी राशि दी जाएगी। पहले जो हमारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना पे जो कार्य होता था, जिनको 5 वर्षों में सामने वालों ने रोका, कोई आवास बनने नहीं दिया, लेकिन अब आवास चालू हो गए हैं, तो ये प्रधानमंत्री आवास में केंद्र का पैसा आता है और राज्यांश पैसा मिलाता है। अब ये मुख्यमंत्री आवास योजना जिसके लिए माननीय ने कहा कि 47,000 परिवार को देंगे, तो क्या इसमें केंद्रांश मिलेगा या केवल राज्य ने अपना हिस्सा देगा इसमें? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान स्थिति के आधार पर चूंकि यह राज्य की प्रवर्तित योजना है, अर्थात केंद्र के तरफ से इसमें कोई केंद्रांश नहीं मिलने वाला है, परंतु जैसे केंद्र ने निर्णय किया है कि 2 करोड़ नए आवास और पूरे देश में बनाए जाएंगे, उसके लिए इस बात की कोशिश की जाएगी कि इस विषय पर भी इसको प्रधानमंत्री आवास में जोड़ यादव जी, और इसमें राज्य केंद्र भी मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह चाहता हूं कि शहरी विकास जो पट्टा है, हमारे एक समस्या आ रही है, जैसे पट्टा पिता के नाम पे है और उनका निधन हो गया, पट्टा बाद में ट्रांसफर हो गया, वो ट्रांसफर के लोगों को प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास की कोई प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जिनका निधन हो गया, जो पट्टा ट्रांसफर हो गया, वो जिनके नए जो नाम आए हैं उनका नाम क्या हम जोड़ सकते हैं क्या? आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष, मैं अनुभव के आधार पर इस विषय माननीय अध्यक्ष महोदय। दूसरा एक और निवेदन है अध्यक्ष महोदय। पहले प्रश्न का जवाब है। जी 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 वही तो बोल रहे हैं। आवास तो प्रधानमंत्री तो उसमें शहरी में भी आएगा। चलिए छत्री जी पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से, उप मुख्यमंत्री महोदय से मोर विशेष निवेदन है कि जब ये सर्वे वाला लिस्ट जो है, ये लिस्ट में ग्राउंड लेवल में जाए ले जो पात्र हितग्राही हैं वो मल्ला आवास के सुविधा नहीं मिले हैं, और जिन मल्ला मिले हैं एक एक गांव नहीं 2-2, 3-3 बार मिल चुके हैं। तो एकर भर का जो क्राइटेरिया तय है 2011 के सर्वे और 2002 के सर्वे, वो में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है? महोदय से मैं जानना चाहता हूँ। 2011 की सर्वे सूची और 2016 की सर्वे सूची के बाद एक और सर्वे सूची बनी माननीय अध्यक्ष महोदय, और उस सर्वे सूची में राज्य सरकार ने सारी बातों का परीक्षण किया है, और उसके बाद भी अगर हृदय में यह प्रश्न शेष है तो इसकी चिंता भी माननीय रोहित जी। रोहित, मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में मैं भी पूर्व में सरपंच रहा हूं। 2011 की सर्वे सूची, 2002 की सर्वे सूची के आधार पे आवास योजना में शामिल हुआ है, लेकिन उस समय भी बहुत ऐसे परिवार है जो आज भी वो आवास सूची से वंचित है। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो वास्तविकता में जो पात्रता परिवार है उसको पुनः आवास सूची में शामिल करने के निवेदन करना। चलिए भावना जी पूछिए।
इससे में आवास से संबंधित ही एक जानकारी और एक प्रश्न भी है। अभी जो गांव में या जो तालाब के किनारे जो निवासरत हैं, उनको चूंकि पट्टा उनका नहीं बन पाता है, तो हर तरीके से आवास से वो वंचित है। तो क्या आने वाले समय में कुछ योजनाएं बनेंगी कि जो तालाब के किनारे जो काफ़ी सालों से जो बसाहट है, उनके आवास के विषय में आगे क्या संभावना है? ये बहुत मूल क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय, तो मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगी। चलिए एक बार फिर बताएं तो क्या कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष? तालाब के ऊपर जो आवास बने हुए हैं, क्या उनको भी पट्टे आवास दिया जा सकता है? उनकी कई पीढ़ियां निकल चुकी, 40-50 सालों से वहीं पर वो निवास है, लेकिन पट्टे का और आवास का उनका प्रावधान नहीं है अभी। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले जो प्रश्न किया था, 2002 की कोई सर्वे सूची नहीं है जिसके आधार पर आवास दिया जाए। आवास सिर्फ 2011 और 2016 की सर्वे सूची के आधार पर दिया जाता है। और एक आवास प्लस है, उसको पिछली सरकार भूल गई थी एक्चुअली, वो उस पर काम ही नहीं हो पाया। वो आवास प्लस कहते हैं उसमें उसको, उसके आधार पर भी 8 लाख लोगों को आवास मिलना था। आवास का काम पूरा हो जाता तो आवास प्लस शुरू होता, परंतु पूरे देश में, फिर से बताना मैं चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि सिर्फ छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर आवास का काम पूर्ण नहीं हुआ, तो आवास प्लस प्रारंभ ही नहीं हो पाया। तो 2016 का कोई सर्वे सूची है, 2016 की सर्वे सूची के आधार पर आवास दिया जाना है, ये स्पष्ट ही नहीं हो पाया है। चलिए अजय चंद्राकर जी, बहुत प्रश्न हो गए। सर्वे सूची अनुसार दिया जा रहा है। अभी विभाग की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे, बहुत अवसर मिलेगा। चलिए माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है। माननीय मंत्री जी, आपका विभाग भारी सक्षम है। 1 महीने में आपने पूरे प्रदेश का सर्वे करवा दिया 2023 में। तो ये मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये सर्वे करवाने की 1 महीने में अचानक सर्वे करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? और सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर जो अनुशंसाएं मिली, उसमें आपने क्या क्या नीति कार्यक्रम स्वीकार किए, और सर्वे के रिपोर्ट को सरकार ने क्या स्वीकार कर लिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर आ जाए या सदन में माननीय अजय चंद्राकर जी आ जाए, एक जैसी ऊर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है। माननीय ये फास्ट बॉलर है, बैटिंग। माननीय महोदय के, माननीय सदस्य के इस विषय पर कि 2023 के सर्वे सूची एक ही साल में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया, 1 महीने में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया, ये विभाग मूलतः पूर्ववर्ती मंत्री आप ही रहे हैं, आप ही के आधारशिला पर ये विभाग आगे बढ़ता है। आपने ही जो प्रतिमान स्थापित किए हैं उसको पार करना बहुत बढ़िया। ठीक, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भौतिक परीक्षण नहीं हुआ है, परंतु इसमें जो 0 कमरों के मकान हैं, कच्चे कमरों वाले, उन आवास के लिए भौतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको स्वीकृत भी किया गया है। मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। नहीं माननीय, आप सिर्फ मकान में केंद्रित हो गए। मैंने ये पूछा है कि 1 महीने के सर्वे में आपको सर्वे की जो जो रिपोर्ट मिली है, उसके आधार, उस सर्वे रिपोर्ट को क्या आपने स्वीकार कर लिया, और उस आधार पर आपने क्या नीति कार्यक्रम बनाए, आपने लिखा है उसमें, और क्या बजट उसके लिए निर्धारित किया? यदि मैं पूछूंगा कि सिर्फ आवास का, तब आवास का विषय आएगा। अभी तो मैंने पूरे सर्वे के बारे में पूछा है आपसे, आवास तक अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर मैं आपसे कह रहा था कि सर्वे हुआ है, डाटा सामने आया है, और उसका अंतिम भौतिक सत्यापन ये होने के बाद उसकी स्वीकार्यता की बात आती है। भौतिक सत्यापन उसमें से एक पोर्शन का किया गया, बाकी डाटा का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। और वो 47,090 ऐसे लोग थे जिनको चिन्हांकित करके, जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है, उस पोर्शन का सत्यापन करके, उसको स्वीकार करके और उस पर योजना बना करके काम किया गया है। ये पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद आपने एक अंश का ही भौतिक सत्यापन के आधार पर करवाया, क्योंकि जो बाकी आपके सर्वे के रिपोर्ट हैं वो बड़े शर्मनाक हैं। तो उस पर फिर भौतिक सत्यापन सरकार ने क्यों नहीं करवाया?
जब सिर्फ आवास भर का क्यों करवाया, इसका कारण मुझको बता दीजिए। क्योंकि आप परिशिष्ट आप पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ की स्थिति तो बड़ी बदतर है, फिर आपके उसके सत्यापन आपने क्यों नहीं करवाया। और आवास जो आपने दिया है, ये लोग प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास बोल रहे थे, क्या मुख्यमंत्री आवास नाम की योजना चालू की गई उसके लिए, कि कोई दूसरा योजना बनाई गई जिसका वित्त पोषण आप स्वयं करेंगे कि केंद्र सरकार करेगी? तो शर्मनाक स्थिति है सर्वे में, तो उसके बाकी का भौतिक सत्यापन आप कब तक करवाने जा रहे हैं, कब तक स्वीकार करेंगे? इसको एक ही का क्यों करवाया? और उसमें ये जो 47,090 आवासहीन परिवारों को आवास दिया गया, ये आवास न्याय योजना के नाम पर दिया गया माननीय महोदय। और वित्त पोषण का विषय है तो ये केंद्र के किसी भी योजना का अंश नहीं है, यह पूर्णतः राज्य का है, अर्थात केंद्र से किसी वित्त पोषण का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है। मैं आपके इस पूरे विषय के लिए यही कहना चाहता हूं कि इस पूरे सर्वे को कराने के बाद इसमें बहुत सारे आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों की जानकारी भी आपको उपलब्ध कराई गई है। अब परिशिष्ट में क्या दिया है और क्या क्या हुआ है, जितना काम हो सका है इसमें वो आपके समक्ष है। इस डाटा को यूज़ करना या नहीं करना, इसका एक निर्णय करके और इस पर आगे कार्यवाही करेंगे सर। नहीं माननीय, मैंने आपसे पूछा कि बाकी जो आपके आंकड़े आए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह करूंगा थोड़ा सा, जैसे शौचालय युक्त परिवार 30 लाख हैं, छत्तीसगढ़ में टोटल परिवार 72 लाख हैं, तो 42 लाख परिवारों के पास शौचालय नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में हमने अनुमति ली थी 280-290 गांव को मुक्त ओडीएफ घोषित हो चुका है, 280-90 गांव को छोड़ के। तो ये आप इसको शुरू करेंगे क्या? आपने लिखा है उसमें अस्थायी विद्युत कनेक्शन 12,36,662, माने इतने आवास में बिजली ही नहीं है। तो ये तो छत्तीसगढ़ की बड़ी दर्दनाक स्थिति है। आप देखिए थोड़ा सा, जो आप उज्ज्वला गैस 18 लाख बांटे हैं बोल रहे हैं, उज्ज्वला की वेबसाइट खोल लीजिए, 36 लाख बढ़ गए। तो ये पूरा 14 करोड़ आपका या तो घोटाला है, एक महीने में आपने कर लिया, या तो इन सब में आप कार्रवाई कीजिए। ये लोग छत्तीसगढ़ की स्थिति को बर्बाद कर दी है, या तो 5 साल में ये माना जाएगा। तो मैं तो आपकी सरकार है तो कार्रवाई आपने करवाया है, करवाइए, 3 महीना 4 महीना। अब आप देखिए, आप सुन लीजिए। और ये आप मजदूरी में संलग्न परिवार 25 लाख हैं, एक्टिव जॉब कार्ड, कुल जॉब कार्ड को तो छोड़ दूं, एक्टिव जॉब कार्ड जो है आपके 32 लाख हैं। आप अपनी वेबसाइट खोल लीजिए। तो आप इसको सर्वे को यदि सही मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, भौतिक परीक्षण आपने एक ही में करवाई, इस शर्मनाक स्थिति से मुक्त करने के लिए आप कब तक इसका भौतिक परीक्षण करवा के नीति कार्यक्रम इसके लिए बनाएंगे? या आप इसको अस्वीकार करते हैं तो अस्वीकार करते हैं, यह कहिए सदन में, क्योंकि जो आपने पहले कहे हो और आज के आंकड़े दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और इसलिए मैंने कहा कि 1 महीने में किया गया सर्वे एक घोटाला है। कृपया स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्योंकि यह सरकार के द्वारा करवाया गया सर्वे। छत्तीसगढ़ ओडीएफ है कि नहीं है, ये बताइए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारे आंकड़ों को माननीय सदस्यों को भी उपलब्ध कराया गया है और ये सारे आंकड़े सबके सामने हैं। जो सर्वे हुआ है उसमें जो निकलकर सामने आया है डाटाबेस बन जाने के बाद, वो सबके सामने है। भौतिक सत्यापन इसका नहीं हुआ, मंत्री तो जी, इसको अंतिम न माना जाए। इसके भौतिक सत्यापन के उपरांत ही इसको स्पष्ट हो जाएगा। माननीय मंत्री जी, 25 लाख आपने लिख के दिया है एक में, आपके ही विभाग के वेबसाइट में 32 लाख आंकड़े हैं एक्टिव। आप किसको सही मानेंगे, मुझको ये बताइए। दोनों में से आपके अस्थायी कनेक्शन दोनों में अलग अलग हैं। भौतिक सत्यापन पूरा नहीं किया गया है, ये मंत्री जी का जवाब में आ गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद कोई स्पेसिफिक प्रश्न है तो करिए। मैंने यही कहा, इन्होंने पहले ही जवाब में कह दिया कि भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ की दोनों आंकड़े सरकार के, माननीय अध्यक्ष जी, भौतिक सत्यापन की जरूरत नहीं है, भौतिक सत्यापन दिख रहा है। सरकार के वेबसाइट में जॉब कार्ड के आंकड़े दिख रहे हैं, स्थायी कनेक्शन के आंकड़े दिख रहे हैं, आवासहीन के आंकड़े दिख रहे हैं, सबके आंकड़े दिख रहे हैं, बेरोजगारों के आंकड़े दोनों में आज अलग अलग मंत्री जी ने बताया। प्रश्न करिए ना। आंकड़े दोनों दिख रहे हैं तो इसमें सत्यापन की क्या जरूरत है? आप कौन इसको मान रहे हैं कि जो आपके विभागीय आंकड़े वेबसाइट में दिख रहे हैं उस आंकड़े को मानते हैं? ये बता दीजिए, सत्यापन नहीं कर रहे हैं तो। माननीय अध्यक्ष महोदय,
ये जो सर्वे हुआ है, सर्वे के आधार पर डाटाबेस बना है और उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनी, उसमें से एक ही पोर्शन को सत्यापित करके और उस पर कार्यवाही प्रारंभ की गई बाकी में नहीं है। हुआ। अन्य का सत्यापन नहीं हुआ है। ठीक, अगर ये अन्य का सत्यापन नहीं हुआ है तो इसका करवाएंगे क्या? इस पर निर्णय लिया जाना होगा माननीय अध्यक्ष नहीं, ये महोदय। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति आपके एक सर्वे में जब शर्मनाक दिख रही है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसको सत्यापन करवाएं। मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं इस विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य। इस पर निर्णय करके आपको शीघ्र सूचित करेंगे या इसका सत्यापन करवाएंगे। निर्णय किया जाएगा, निर्णय किया जाएगा, बोल कराएंगे आप निर्णय से। जी जरूर। चलिए धर्मजीत जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का मंत्री जी ने विस्तृत लिखित उत्तर दिया है। मुझे उनके उत्तर पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ दो चीज़ उनसे जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि असंगठित और संगठित मजदूर में क्या वो मजदूर भी शामिल हैं जो यहाँ से कमाने खाने हैदराबाद जाते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था, जो असंगठित और संगठित मजदूर जो हैदराबाद जाते हैं, उनकी सूची वगैरह आपके पास है क्या लिस्ट में? एक दूसरा, आपने जो बहुत से काम बताए, मुझे पढ़ के तो अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ सन्निर्माण कर्मकार मंडल में आपने 30 काम बताया है और असंगठित कर्मकार में 29 काम। बहुत महत्वपूर्ण है परिशिष्ट में जो आपने दिया है। तो इन हितग्राहियों का निर्धारण कैसे करते हैं? अधिकारी करते हैं या जनप्रतिनिधि करते हैं? इसमें बहुत करोड़ों रुपया का वितरण होता है और गरीबों को लाभ मिलता है। बच्चों की छात्रवृत्ति भी आपने लिखा है, शिक्षा लिखा है, चिकित्सा लिखा है, उनको सामग्री देने का भी लिखा है। तो मैं आपसे दो प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि जो हैदराबाद, यूपी, बिहार कमाने खाने के लिए जो जाते हैं, उनका रिकॉर्ड इस लिस्ट में है क्या? एक। दूसरा, ये जो आप जो योजना बना के 60 योजना लगभग है, इसका निर्धारण हितग्राही का चयन किस प्रक्रिया से होता है और क्या इसमें विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। वैसे उन्होंने जो अपने प्रश्न किए थे उसमें प्रश्न नहीं किए थे। बाकी जो हमारा मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं और उसका जनप्रतिनिधियों की सलाह मशविरा, मजदूरों से कैसे उनको दिक्कत है और कैबिनेट में इसका फैसला होता है कि मजदूरों को किस किस रेट पर उनको अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया जाए। और जो प्रवासी मजदूर हैं, संगठित असंगठित श्रमिक हैं, उनका पंजीयन होता है। वर्तमान में पंजीयन 80,000 प्रवासी श्रमिक पंजीकृत हैं। इस तरह से और उनको अनेकों योजनाओं का लाभ अलग अलग दरों के माध्यम से मिलता है, उनका पंजीयन भी होता है और हर चीज़ों में मजदूरों को कैसे हित हो सके उसके लिए काम किया जाता है। मंत्री जी, मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप तो श्रमवीरों की नगरी से आए हैं, आपको लेबर के प्रॉब्लम के बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञान तो आपके पास है। इतनी जो योजनाएं आप संचालित कर रहे हैं सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रम की, इसका निर्धारण कौन करता है? अधिकारी करते हैं या जनप्रतिनिधि करते हैं? जनप्रतिनिधि करते हैं तो कौन सी मीटिंग में करते हैं? मैं तो 20 साल में आज तक के कभी इस मीटिंग में गया नहीं हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जरा बता दीजिए कि क्या इन हितग्राहियों के चयन की कोई प्रक्रिया है? क्या उनको पैसा देने के लिए पात्र लोगों की स्वीकृति के लिए कोई मीटिंग होती है? और नहीं होती है तो क्या आप ये व्यवस्था करेंगे क्या? ये आपसे पूछ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के योजना आवेदन नियोजक के माध्यम से मंडल को प्राप्त होता है, जिसका प्रशिक्षण उपरांत श्रम कल्याण आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जाता है
और आवश्यकता पड़ता है तो कैबिनेट में भी ले जाते हैं और वहाँ पर आप मेरी बात, हर चीज कैबिनेट से होता है वो तो मेरे को भी मालूम है, पहली दूसरी के बच्चे लोग भी जानते हैं। हर चीज का इलाज कैबिनेट है, तांत्रिक अंगूठी टाइप का। मैं ये पूछ रहा हूँ मंत्री जी कि ये हितग्राहियों का चयन कौन करता है, कि इन हितग्राहियों को क्या क्या देना है, जिले वाइज होता है कि मंडल में होता है कि मंत्रालय में होता है, इसको बताइए ना एक। और दूसरा ये बता दीजिए कि बिलासपुर जिले के मजदूरों के हितग्राहियों के चयन के लिए क्या बिलासपुर के जनप्रतिनिधियों को या कोरबा के जनप्रतिनिधियों के संग आपके अधिकारी बैठक लेके तय करेंगे, या अधिकारी वो कौन प्रमुख सचिव बताए थे वही कर देंगे, ये आप बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों का निर्माण श्रमिकों का रूप में 90 दिन से अधिक कार्य करने का प्रमाण पत्र जो ठेकेदार, श्रम नियोजक, श्रम निरीक्षक, ट्रेड यूनियन द्वारा जारी हो और आधार कार्ड, बैंक पासबुक, प्रथम पेज, स्क्रीन बार पंजीयन होने पंजीयन, 5 साल के वैध तस्पात, 5 वर्षों में नवीनीकरण, लाइव फोटो, इसके माध्यम से उनका चयन होता है। उस प्रक्रिया के साथ में उनका लाभ दिया जाता है। आप ठीक बोल रहे हैं, आप मेरी मंशा नहीं समझ पा रहे हैं। माननीय सदस्य, मैं भी सहमति रहा हूं आपकी जानकारी में। इसमें सीमित संख्या नहीं होती है, इसमें लगभग सभी मजदूरों को कि उनके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा देना है। अगर कोई प्लम्बर है तो प्लम्बर के उनको औजार देंगे, अगर कोई राजमिस्त्री है तो राजमिस्त्री के औजार देंगे, अगर मजदूर है तो मजदूर को खुदाई के लिए रापा, गैती, कुदाली वो देंगे। ये सभी मजदूरों के लिए है, इसलिए इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है। जितने लोग आवेदन करेंगे उनको सबको उपलब्ध करवाया जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके शहर के एक महापुरुष इसमें थे। अरे मोहल्ले जी पूछ रहे हैं कि क्या क्या औजार देते हो। वो एक बड़े